1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरो बजट आधारित प्राकृतिक खेती सहित कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के लिए विभिन्न मुद्दों पर जोर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती में बदलाव लाने और कृषि आधारित स्वच्छ ऊर्जा के लिए जीरो बजट वाली प्राकृतिक खेती और प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। तो प्रधानमंत्री ने गुजरात के आणंद में आज वर्चुअल माध्यम से देश भर के किसानों को संबोधित किया। आजादी के बाद के दशकों में जिस तरह देश में खेती हुई है, जिस दिशा में वो बढ़ी है, वो हम सब ने देखा है और बहुत बारीकी से देखा है। ये खास बातें हैं प्रधानमंत्री के संबोधन की। अब आजादी के 100वें वर्ष तक का जो हमारा सफर है, वो नई आवश्यकताओं, नई चुनौतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का है। बीते 6-7 साल में बीज को लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी तक अनेक कदम उठाए गए हैं। सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक किसानों की मजबूती से जुड़े अनेक कदम उठाए गए हैं। हमें अपनी खेती को केमिस्ट्री की लैब से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना ही होगा। ये खास बातें हैं आज प्रधानमंत्री के संबोधन की। कृषि से जुड़े हमारे प्राचीन ज्ञान को न केवल फिर से सीखने की जरूरत है, बल्कि उसे आधुनिक समय के हिसाब से भी तराशना होगा। एक भ्रम ये भी पैदा हो गया है कि बिना केमिकल के अच्छी फसल नहीं हो सकती, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है, उलट है। नेचुरल फार्मिंग से जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा वो हैं देश के 80% किसान। श्री मोदी ने कहा कि बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए गए हैं। सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए हैं। और श्रीमान तोमर जी ने इसका कुछ जिक्र भी अपने भाषण में किया है। खेती के साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और सौर ऊर्जा, बायोफ्यूल जैसे आय के अनेक वैकल्पिक साधनों से किसानों को निरंतर जोड़ा जा रहा। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि यह सही है कि केमिकल और फर्टिलाइजर्स ने हरित क्रांति में अहम रोल निभाया है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हमें इसके विकल्पों पर भी साथ ही साथ काम करते रहना होगा। खेती में उपयोग होने वाले कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर हमें बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है। बाहर से, दुनिया के देशों से अरबों खरबों रुपया खर्च करके लाना पड़ता है। इस वजह से खेती की लागत भी बढ़ती है, किसान का खर्च बढ़ता है और गरीब की रसोई भी महंगी होती है। ये समस्या किसानों और सभी देशवासियों की सेहत से जुड़ी हुई भी है। इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रम का प्रारंभिक प्रभाव झारखंड में भी दिखाई पड़ने लगा है। कृषि विज्ञान केंद्र गोड्डा के वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री की पहल से प्रभावित होकर स्थानीय किसानों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया है।
कृषि विज्ञान केंद्र गोड्डा के वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राकृतिक खेती की अवधारणा से स्वराज और सुराज दोनों के आने की संभावना है। स्थानीय किसानों को प्रशिक्षण दे रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे खेती के तरीकों को बढ़ावा मिल रहा है और किसान इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में जीरो बजटिंग फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में काफी विस्तृत चर्चा हुई और करीब 300 से 350 किसान के आसपास इस कार्यक्रम में जुड़े कृषि विज्ञान केंद्र में। और सभी ने पालेकर जी का जो हमारे नेचुरल फार्मिंग के ये जनक हैं, उनके द्वारा काफी अच्छी तरह से बताया गया कैसे कर सकते हैं नेचुरल फार्मिंग में। स्थानीय किसानों का मानना है कि पुरानी पद्धति पुनः वापस आने से हम और बेहतर खेती करेंगे तथा रासायनिक खेती से धीरे धीरे निर्भरता समाप्त होगी। गाय का गोबर से जैविक खाद बना के उसमें उपजाऊ के लिए बहुत अच्छा लगा कि मतलब रासायनिक खाद से दूर रह के और जैविक खाद से उपजाऊ करेंगे। गोड्डा के ही एक अन्य किसान मिथिलेश झा का मानना है कि गाय के गोबर से एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को है और उनकी पहल सचमुच आज की जरूरत है। उसी तरह हम भी सोचे हमारे पास भी देसी गाय है, ऐसे ही इससे मोदी जी के बात से बहुत खुश हुए। इसी तरह हम खेती बाड़ी करेंगे तो हमारा उन्नति होगा और दूसरे को भी बताएंगे इसी तरह करना चाहिए। इसमें लागत कम होगा और फसल बढ़िया होगा। प्रधानमंत्री के जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की अवधारणा से कम लागत में किसानों की आय को दुगना करने में मदद मिलेगी, साथ ही जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर ढाका में विजय दिवस परेड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए। 50वें विजय दिवस पर बांग्लादेश द्वारा राष्ट्रपति को निमंत्रण देना दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। श्री कोविंद की पहली बांग्लादेश यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि दोनों देश बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के साथ साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्वर्ण जयंती भी मना रहे हैं। बांग्लादेश में विजय दिवस के मौके पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद ने परेड की समीक्षा की। इस परेड में भारत की तीनों सेनाओं की 122 सदस्यीय टीम ने भी हिस्सा लिया। गौरतलब है कि बांग्लादेश के सैन्य दल ने भी इस वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस में भाग लिया था और ये दोनों देशों के लिए एक सम्मान की बात थी। भारत के युवा अधिकारियों में से एक भारतीय वायुसेना की पैरा ट्रूपर विंग कमांडर टी आशा ज्योतिर्मयी पैरा जंप में बांग्लादेश की ओर से शामिल हुई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के सम्मान में उन्होंने पैरा जंप में तिरंगे की ध्वजवाहक बनने का गौरव हासिल किया। इसके अलावा बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा बांग्लादेश की संसद जातीय संसद में मुजीब बोर्शो समारोह के समापन के अवसर पर आयोजित विजय दिवस समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। स्वर्णिम विजय दिवस के अवसर पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर 4 मशालों को प्रज्वलित किया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि समारोह के दौरान 4 मशालों की ज्वाला को वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित अमर जवान ज्योति के साथ समाहित किया। शहीद हमारे वीर सपूतों को आज पूरा देश स्वर्णिम विजय दिवस मना रहा है और इसी की याद में हमारे शहीद वीर सैनिकों को प्रधानमंत्री की भावभीनी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वॉर मेमोरियल जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। और अब से राज्य भर में भी स्वर्णिम दिवस पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारतीय सेना के 1971 के युद्ध में पराक्रम को याद करते हुए शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। पश्चिमी सिंहभूम मुख्यालय चाईबासा में
भारतीय जनता पार्टी द्वारा शहीद राम भगवान करकटा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाजपा नेता जेबी तुबीद ने कहा कि आज ही के दिन पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और बांग्लादेश को एक नए देश के रूप में भारत में मान्यता दी थी। शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। आज हम लोग सभी लोग आज भारतीय सेना की सराहना करते हुए हमारे अमर शहीद जो इस युद्ध में शहीद हुए उन सब के प्रति अपनी श्रद्धांजलि, सम्मान और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज चाईबासा के इस शहीद चौक पर उपस्थित होकर उन सभी शहीदों को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एकत्रित हुए। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य के बाद शीतकालीन सत्र के लिए पीठासीन पदाधिकारियों का मनोनयन और कार्यमंत्रणा समिति का गठन किया। वर्तमान सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होगा। इसी दिन दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के वक्तव्य से शुरू हुआ। सदन में दिवंगत प्रमुख लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी मिलकर राज्य के विषय में चिंतन मंथन करते हैं। सदन प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है, जिसके द्वारा जनता विधानसभा में होने वाली कार्यवाहियों के माध्यम से सदन में अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के आचरण और कार्यवाही में भागीदारी का आकलन करती है। हम सभी का यह दायित्व है कि अपने आचरण और व्यवहार को मर्यादित रूप से प्रस्तुत कर सदन के समय का सदुपयोग करने में अपनी सार्थक भूमिका निभाए, जिससे जनोपयोगी जन सरोकार से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को उठाने का अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार जेपीएससी सहित राज्य हित से जुड़े सभी मुद्दों पर विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। आपको भी है, हमें भी, और शायद यही वजह है कि आज ये सवाल आके खड़ा हो रहा है और ये सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन आखिरकार सत्ताधारी लोगों को ही इस विषय पर केंद्र में निर्णय लेना है। सवालों से कैसे निपटेंगे? जेपीएससी, स्थानीय मुद्दा, रिजर्वेशन, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। देखिए, सवाल के जो सवाल आएंगे उसका जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। अब बात बनती है कि विपक्ष के सवाल पूछने का और सवाल की गंभीरता का और सवाल के वास्तविकता का। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होने आए भाजपा विधायक अमित मंडल ने कहा कि इस बार सत्र के दौरान जेपीएससी सहित युवाओं के रोजगार के हित को लेकर विपक्ष सदन में आवाज उठाएगी और सरकार से हर संभव जवाब तलब करेगी। कट ऑफ कई सामान्य कोटे का हो या फिर ओबीसी कोटे का हो, एसटी कोटे का हो, कट ऑफ से बिलो स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स को भी पास कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जेपीएससी में जो ये निकल के आया है जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके पीछे का जो षड्यंत्र है, इसके पीछे का जो घोटाला है वो उजागर होना चाहिए। ये अहम मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का और विपक्ष में हम लोग हैं, युवाओं की हित की बात करने के लिए सदन है। हम लोग सकारात्मक तरीके से सरकार को प्रेशर देके जेपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द कराते हुए मेंस परीक्षा को अविलंब रोकते हुए जेपीएससी की न्यायिक जांच की मांग सरकार से सदन के अंदर करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया, जबकि मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और मंत्रिमंडलीय समन्वय सचिवालय विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 7,974 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 7,948 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,974 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना को मात देकर 7,948 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.38% हो गया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 16 नए मरीजों की पहचान की गई है, जिनमें रांची के ही 8 मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब 127 सक्रिय केस शेष हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1,35,25,36,986 हो गया है। के 334वें दिन 60 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हर हाथ को हुनरमंद बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा जा सकता है। वे आज सेफ एंड रिस्पांसिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी सुरक्षित पलायन पर अपने विचार रखे। कर रही है कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाकर अधिक से अधिक लोगों को उनके घर के पास ही रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। कैसे किसको हम लोग ट्रांसफर करें। कभी कभी हम लोगों ने इस बात को भी तलाशने की कोशिश की, जिस मजदूर को अनाज नहीं मिल रहा वहां पर नियरेस्ट कोई भी किराना स्टोर हो, उसका फोटोग्राफ्स मंगा करके उसके माध्यम से राशन दिलाने का हम लोगों ने प्रयास किया। उसके माध्यम से पैसे दिलाने का हम लोगों ने प्रयास किया। अंततः धीरे धीरे कुछ चीजें सेटल होती गई। मजदूर भी आना प्रारंभ किए, चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे प्लेन से हो, चाहे बहुत सारी व्यवस्था के माध्यम से। इस मौके पर राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में समय समय पर रोजगार मेला आयोजित करके अधिक से अधिक युवक और युवतियों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ टेक्निकल नॉलेज लेकर युवा वर्ग खुद का स्वरोजगार भी शुरू कर सकता है। सभी जिला में जहां जहां श्रमिक को लाया गया, होम क्वारंटाइन बनाया गया, वहां भी गए। आज जो उनको खाने पीने रहने की जो व्यवस्था थी उसका मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। और इस तरह की आपदा देश में पहली बार, झारखंड में पहली बार आया। तो 2020 और प्रथम लहर तो हम लोग किसी तरह से बचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय नेतृत्व में हुआ। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मातृत्व योजना और विवाह सहायता योजना जैसी कई योजनाओं के लाभुकों के बीच सांकेतिक रूप से चेक प्रदान किया गया। सरकार से प्राप्त सहायता राशि मिलने से लाभुकों में प्रसन्नता देखी गई। मेरा नाम नैना लकड़ा है और हम हटिया से आए हैं। हम लोग को मातृत्व का लाभ मिला है और इससे पहले 2,500 का लाभ मिला था, जिससे रोजगार के हेतु वो हम लोग को लाभ मिला है। और कुछ हम लोग को लाभ मिलता रहता है। मातृत्व वाला लाभ मिला है। जब डिलीवरी हुआ उसके बाद 15,000 दिया गया। जब पेट में था बाबू तो 2,500 दिया गया। अभी फिलहाल वही 2 चीज का लाभ मिला गया। अच्छी कमाई और सुनहरे भविष्य को लेकर अक्सर लोगों का पलायन दूसरे राज्य में होता है। इसके साथ कई बार लोग देश से बाहर भी जाते हैं। सरकार की सोच है कि पलायन करने वाले सूचीबद्ध और सुरक्षित भी हों। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पेंशन अदालत का आयोजन रांची रेल मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक सतीश कुमार की अध्यक्षता में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इसमें 4 मामलों का त्वरित निष्पादन भी किया गया।
मौके पर सेवानिवृत्त सदस्यों को HRMS के द्वारा पास निकालने की प्रक्रिया भी सिखाई गई ताकि वे घर बैठे पास निकाल सकें। लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो ने धान अधिप्राप्ति योजना की शुरुआत कैरो प्रखंड के सड़ाभे पंचायत के डूमर टोली स्थित लैंप से की है। मौके पर धान देने वाले 3 किसान लाखों राव, सुरेश साहू और मनीता देवी को डीसी ने सम्मानित भी किया। खूंटी जिले के सभी प्रखंडों में आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन कर लोगों की समस्याओं का ससमय निष्पादन किया गया। साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की आम जनों को जानकारी भी दी गई एवं उन्हें लाभ दिया गया। राज्य सरकार के निर्देश पर देवघर जिले में कोविड टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। अभियान के तहत आज से 15 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि 100% कोविड टीकाकरण का कार्य जिले में सुनिश्चित किया जा सके। कोडरमा के उप विकास आयुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग की योजनाओं की समीक्षा की गई। मौके पर उप विकास आयुक्त ने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश भी दिया। पाकुड़ जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में आमजनों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही। पंचायत स्तरीय शिविर में लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के पाठक पगार एवं नावगढ़ पंचायत पूरी तरह से वैक्सीनेट हो गए हैं। पाठक पगार पंचायत के 5 गांवों के 18 वर्ष से अधिक कुल 5754 लोगों को टीके का पहला डोज लगाया जा चुका है। इसी तरह नावगढ़ पंचायत के 9 गांवों के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीके लगाए गए हैं। साहेबगंज जिले आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में शिविर आयोजित कर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निष्पादन भी किया जा रहा है। हजारीबाग जिले के टाटीझरिया के डूमर पंचायत में आयोजित शिविर में वृद्ध रुक्मणी देवी को जीविकोपार्जन के लिए अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार की पेंशन योजना से वृद्ध को तत्काल पेंशन स्वीकृति के साथ ठंड से बचाव हेतु कंबल भी दिया गया। धनबाद जिले में आपके अधिकार आपके द्वार के तहत जिले के 7 पंचायत एवं धनबाद नगर निगम में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्यमंत्री पशुधन योजना समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त कर उनके निष्पादन किए गए। लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड मुख्यालय में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लगाया गया। मौके पर उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो ने लोगों से अपील की कि वे सरकार के द्वारा संचालित विकास योजनाओं में आगे आएं। नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा के लिए सीआरपीएफ के आईजी राजीव सिंह ने आज चतरा में सीआरपीएफ के समादेष्टा और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और वस्तु स्थिति से अवगत हुए। इस मौके पर उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ अभियान में तेजी लाने और झारखंड के सीमावर्ती राज्य बिहार से सटे जिलों में इंटर स्टेट ऑपरेशन चलाने के लिए समन्वय स्थापित कर नक्सलियों के खिलाफ अभियान को गति देने का आदेश दिया। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदरी थाना क्षेत्र के लेपा जंगल में सुरक्षा बलों ने उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के हार्डकोर उग्रवादी मंगरा लुगून को मुठभेड़ में मार गिराया। मारे गए उग्रवादी पर 2 लाख रुपए का इनाम था। सुरक्षा बलों को गुप्त सूचना मिली थी कि गोइलकेरा और गुदरी क्षेत्र के लेपा इलाके में भ्रमणशील होने की सूचना थी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। गिरिडीह पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि गिरिडीह थाना पुलिस ने 5 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरोह में कई सदस्य शामिल हैं जिन्हें पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इससे पहले डुबरी थाना क्षेत्र से भी गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया था।
बैंकिंग नीति के खिलाफ आज राज्य भर के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर रहे। 2 दिवसीय हड़ताल के कारण आज बैंकों से लेन देन प्रभावित हुआ। पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़ और अन्य जिलों में भी हड़ताल का असर देखा गया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बर्फीली हवाओं के कारण ठंड में बढ़ोतरी हुई है। राज्य के 6 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर दिशा से हवा का बहाव ऊपरी स्तर पर होने के कारण राज्य के कई इलाकों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं सवेरे कोहरा का प्रभाव कायम रहेगा। रामगढ़ में सबसे कम 7.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। रांची नगर निगम के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने राज्य सरकार से मांग की है कि पूर्व में बने सभी भवनों का नक्शा अविलंब रेगुलराइज किया जाए। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, विगत कई दिनों से रांची शहर में रांची नगर निगम के द्वारा पुराने भवनों को भी नोटिस दिया जा रहा है, जिसे पूरे शहर में भय का माहौल है। उसके तहत एक समय सीमा बांधे और समय सीमा में जो लोग आवेदन दें उनके घरों को एज इट इज पास कर दिया जाए। देखिए, इसमें हो सकता है कि मास्टर प्लान का उल्लंघन भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक लोकप्रिय सरकार चूंकि जनता के द्वारा चुनी जाती है तो उसमें सरकार को जनता के हित को भी देखना है, मास्टर प्लान भी लागू करना है। तो उसमें एक एफिडेविट लेके झारखंड राज्य कुश्ती संघ की मेजबानी में रांची के हॉटवार में शुरू हुई अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के पहले दिन कल झारखंड ने 5 पदक प्राप्त किए। इनमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज शामिल हैं। ये 5 पदक झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी JSSPS अकादमी के पहलवानों ने जीते। राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने अभिषेक कुमार बोकारो के हैं। रजत पदक जीतने वाली रांची की चंचला कुमारी हैं, जबकि ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले रांची के ही अभिषेक मुंडा और खुशबू कुमारी हैं, जबकि कुमकुम कुमारी बोकारो की रहने वाली है। प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किया। गढ़वा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 24 दिसंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर दिया जोर। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को लेकर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। अध्यक्ष ने विधायकों से संसदीय मर्यादाओं के पालन की अपील की। शोक प्रकाश के बाद सदन कल तक के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजदूरों और श्रमिकों के लिए सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन योजना की शुरुआत की। कहा, सरकार मजदूरों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और चतरा में नक्सल विरोधी अभियान को लेकर CRPF के IGB की उच्च स्तरीय बैठक। चाईबासा में सुरक्षा बलों ने PLFI के हार्डकोर नक्सली को मार गिराया। कब आएगा? अभी आएगा।
अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी